नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे आज हम फिर महत्वपूर्ण सवालों की इस सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। ये सवाल वो सवाल हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार किए गए सवाल हैं, या यूं कह सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन के ही सवाल हैं, और जो आपको आने वाली परीक्षाओं के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश सरकार से आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। तो शीघ्र ही आप उम्मीद करिए कि उत्तर प्रदेश में बड़ी वैकेंसियों का ऐलान हो सकता है, और हमारी तैयारियां बहुत पहले से हैं उन वैकेंसियों के लिए। तो बस तैयारी में डटे रहिए, जमे रहिए, जब भी अवसर मिलेगा तब चौका मारा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और उसका क्षेत्रफल 30 सेमी है, राइट ना, 30 सेमी है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेमी है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो बहुत सिंपल सी बात समझो कि आप परिमाप अगर 30 है, इसको सेट करना है, इस क्वेश्चन को कहीं से सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना है। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि आपको ट्रिक्स के थ्रू आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पाएं, इस बात की क्वालिटी आपके अंदर डेवलप की जाए। परिमाप अगर 30 है, चलो ठीक है, मान लिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 30, और आपको बता रहे हैं कि क्षेत्रफल 30 है, यानी हाफ a इंटू बी बराबर 30 है। तो बहुत सिंपल समझो कि a इंटू बी बराबर 60 है। अब बताओ कि अगर परिमाप 30 है, बड़ी भुजा 13 है, तो सीधा सीधा बात दिख रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है, बड़ी भुजा 13 है, ठीक है। तो एक भुजा 12 होगी और एक भुजा 5 होगी, 12 पंजे 60 का आधा 30, ये क्षेत्रफल होगा। और सब जोड़ लोगे तो 13 5 18, 12 30, ये परिमाप हो जाएगी। तो इस प्रकार सबसे छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सिंपल सवाल आपको जैसे ही ये बता रहा है कि सबसे बड़ी भुजा 13 सेमी है, तो तुरंत दिमाग राइट ट्रायंगल के ट्रिपलेट पे चला जाता है, 12 15 5 पे, और सबसे बड़ी भुजा 5 होती है। कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यापारी दो वस्तुओं प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचता है, 6000 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचता है, पहली को बेचने पर 20% लाभ और दूसरी को बेचने पर 20% हानि है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 सॉल्व कर लोगे, प्लस 20 माइनस 20 प्लस 20 गुणित माइनस 20 बटा, ये खत्म हो जाएगा, बटा 100। यहाँ पे आ जाएगा 4% की हानि, ये हमेशा माइनस में है तो हानि आ जाएगा, 4% की हानि। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 संबंधित 6 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बात समझने की कोशिश करना। कह रहे हैं कि अगर सीपी, ध्यान से समझना, अगर सीपी और एसपी, सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 5/6 ना, तो इट मीन्स कि ये 5 सीपी है और 6 एसपी है, तो प्रॉफिट गुरु कितने का होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। एक का प्रॉफिट 5 सीपी गुणित 100, सीधा सीधा सवाल है 20% का। ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हम प्रैक्टिस सेशन बैच कर रहे हैं, सो आज हम 126वां एपिसोड आपको आपके सामने लेकर आए हैं। तो पीछे हमने इतनी प्रैक्टिस की है कि अब हमको बहुत स्पीड से काम करने की ज़रूरत है, और स्पीड और एक्यूरेसी ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, आज के वनडे एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्पीड को बनाते हुए अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज करके रोक के उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को शेयर करिए। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि 784 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की शीट से बराबर माप वाली 4
बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट दी जाती हैं, प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है? ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्त। कह क्या रहे हैं समझो जरा सा। आप इस सवाल को एक चित्र के माध्यम से समझिए, ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। प्रयास है कि चित्र आपको मैं बेहतर बना सकूं। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर जो है सर्कल आपको फॉर्म करना है। ये सर्कल हो गए। एक वर्गाकार कागज की शीट में बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें, प्रत्येक के अच्छा वर्ग है 784 क्षेत्रफल है। तो 784 किसका क्षेत्रफल है? 28 का वर्ग है ना, 28 का वर्ग है। तो बहुत सिंपल बात समझने की कोशिश करना कि ये भी भुजा 28 होगी और ये भी भुजा 28 होगी, यानी कि यहां से यहां तक का जो माप होगा ये 28 होगा, यानी इसका व्यास 14 होगा, यानी त्रिज्या कितनी होगी? 7। और कह रहे हैं प्रत्येक प्लेट की परिधि, अगर परिधि त्रिज्या 7 है तो परिधि 2 पाई r 2 गुणित 22/7 का मतलब होता है 22/7 और r का मतलब 7 से है, तो ये कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर आपको क्या मिल गया? परिधि मिल गई प्रत्येक वृत्त की। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा सवाल था। बात को फिर से समझ लो, अगर कोई 784 वर्ग सेंटीमीटर का कागज का टुकड़ा है तो उसकी भुजा कितनी होगी? उसकी भुजा होगी 28 सेंटीमीटर। और उसमें अगर 2 वृत्त एक भुजा पर बन रहे हैं तो दोनों वृत्त, तो उसका जो परिधि 2 वृत्त है, देखो यहां से यहां तक, तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक 28 है, यानी आधे की बात करोगे तो ये 14 होगा, यानी 14 वृत्त का व्यास होगा और त्रिज्या 7 होगी, तो परिधि 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेमी है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेमी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो बहुत सिंपल सी बात है ना, क्या कहते हैं कि समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज के परिमाप का देखो फॉर्मूला क्या है। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा बराबर 2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक, कह रहे हैं कि परिमाप 40 है, तो सीधी सी बात है कि ये 40 बराबर, परिमाप बराबर 40 बराबर 2 अंडर रूट d1 स्क्वायर, d1 स्क्वायर एक विकर्ण दिया है, चलो मान लो d2 मान ले 144। अगर हम स्क्वायर कर दे तो ये 4 चौक के 1600 हो जाएगा, सॉरी परिमाप 40 है तो भुजा 10 चौके 40, ठीक तो है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, और ये 20 हम कितना हो जाएगा? 400। स्क्वायर कर देंगे तो 400 बराबर d1 स्क्वायर प्लस 144, या यूं कह सकते हैं कि d1 स्क्वायर इज इक्वल टू 300 में से 44 256 आ जाएगा, और d कितना हो जाएगा? d1 कितना हो जाएगा? 16। ये आपका तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, ये सारा ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया है किसी कारण से, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 16। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि यदि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बात को समझिए, क्या कहा जा रहा है आपसे? किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने से, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने से उस संख्या का 4 गुना घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। हम क्या मान लें? संख्या क्या है? x है। किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने से, यानी 3x स्क्वायर, x स्क्वायर उसका वर्ग, उसके 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर, यानी -4x घटाने पर प्राप्त संख्या संख्या से 50 अधिक है, यानी x + 50, या 3x स्क्वायर
माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक, यही बात है ना। अब आप देख लो x का इसमें वैल्यू पुट कर लो, 5 पचे 25 तिया 75 और 25 50 75। देख लो इसमें अगर x बराबर अगर हम 5 रख देते हैं तो ये पूरा समीकरण संतुष्ट हो जाता है, यानी वह संख्या क्या है 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व भी कर सकते हो। 50 तिया 150, 150 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर 5 आए। ठीक, तो ये आपका इस तरह से x = 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहा है कि किसी राशि पर 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है। ठीक है, यदि ब्याज प्रतिवर्ष जबकि ब्याज प्रतिवर्ष वार्षिक संयोजित होता है, वह राशि क्या है? ध्यान से समझना दोस्त, वह राशि क्या है? किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है, वह धनराशि है। ध्यान देना, D = P R/100 का होल स्क्वायर, यही होता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला। यहां अंतर दे रहे हैं आपको, अंतर दे रहे हैं 1, अंतर दे रहे हैं 1। यहां अंतर कितना दे रहे हैं? अंतर दे रहे हैं 1 बराबर मूलधन P पूछ रहे हैं आपसे, और ये 4/100 यानी का स्क्वायर, 4/100 का स्क्वायर यानी 10,000 बटा 16 बराबर 3, या सॉल्व कर लेंगे तो P बराबर हो जाएगा 600। ये आपका ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाएगी? सिंपल सा सवाल, समझने की कोशिश करना। क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। कह रहे हैं कि 7 वर्ष में कितनी हो जाती है? 7 वर्ष में 568 और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 5 वर्ष में 520, यानी जो 2 साल का ब्याज है वो कितना है दोस्त? 8 4 48, यानी 1 साल का ब्याज कितना है? 24। और अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में ब्याज कितना हो गया? 24 50 120। बात को समझो, साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, और कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 520 हो गई है। कितनी है गई है? 520, यानी इसमें 5 साल का ब्याज इंक्लूडेड है, और यहाँ पे 7 साल में 568, 5 साल में 520, तो 2 वर्ष में जो ब्याज मिला वो 48 है, 1 वर्ष का ब्याज 24 है, 5 वर्ष का ब्याज 120 है, और 500 में से जब 120 घटा देंगे आप ये 5 साल का ब्याज, तो आपको मूलधन मिलेगा 400, और यही आपका राइट आंसर है। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ का समस्या परेशानी नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? आसान सवाल है और कई बार आपके साथ हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको आधे सवाल तक सॉल्व करके छोड़ रहा हूं इसको होमवर्क के लिए। आपको कह रहे हैं कि नल ए है वो 60 मिनट में भर सकता है, नल ए 60 मिनट में भर सकता है। ध्यान देना जरा। नल भी 75 मिनट में भर सकता है, और नल सी को मान लो कोई तली में नल सी लगा है वो x मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम हो जाएगा 300x।
5x 4x और ये 300, ये दोनों भरने वाला है और ये माइनस है। तो हो क्या जाएगा, पूरा काम 300x बटा 9x माइनस 300, 9x माइनस 300 इज इक्वल टू 50। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, 100 मिनट आंसर आएगा। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा कैलकुलेशन के साथ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि यदि 24 सेमी ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 11 से सब कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखो, कह रहे हैं कि 24 सेमी ऊंचाई वाले आयतन है। आयतन का मतलब हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232। 1/3 पाई 22/7 हो गया। आर नहीं पता है, आर पता करना है, और ये 24 हो गया और बराबर हो गया 1232। सॉल्व कर लेंगे आप यहां से तो आपको आर मिलेगा 7। आर 7 मिल गया। अब आप शंकु है समझ लो, अगर आर 7 है और ऊंचाई कितनी है 24, हाइट 24 है, तिरछी ऊंचाई 25 हो जाएगी। यहां तक कोई तकलीफ है क्या? तिरछी ऊंचाई 25 हो जाएगी। देख लो, ऐसा होता है। ये आर 7 हो गया, हाइट 24 हो गई, तो ये 25 हो जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लें तो पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 और एल का मतलब कितना दे दिया 25। 7 से खत्म हो गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, 550 सेंटीमीटर वर्ग हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि अगर x इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1 और y इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1 है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² + y² की। सिंपल समझना कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, इसको बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिलेगा 3 + 1 + 2 √3 अपॉन 3 + 1 माइनस 2 √3, ठीक है, प्लस 3 + 1 माइनस 2 √3 अपॉन 3 + 1 + 2 √3। या सॉल्व कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन ही है, इसमें कुछ है नहीं। 4 + 2 √3 अपॉन 4 माइनस 2 √3 प्लस 4 माइनस 2 √3 अपॉन 4 + 2 √3। 2 कॉमन लेके काट देंगे इसको, तो ये अब मैं आपको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 2 + √3 बटा 2 माइनस √3 और प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 + √3, ठीक है। अब इसको कर लोगे तो 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है तो 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 और 6 4 14, ये बराबर हो जाएगा। देख लेना सॉल्व करके, 2 दूनी 4 और इसका 3, 4 3 7 7 14 और वो कट जाएगा, ये 14 आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। इसका एक स्टेप आपको और करना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं, सिंपल सा सवाल आपके सामने पड़ा है। देखिए ऊपर 8 अंक पर दशमलव है, और जब 8 अंक पे ऊपर भी दशमलव है, 8 अंक पे नीचे भी दशमलव है, तो इसको सीधा सीधा आप कर लीजिए 22 25 12 25 बटा 53 29 और ये रूट में हो जाएगा। इसका मतलब है ये 35 का स्क्वायर है और ये बटा कितने का है 73 का। 73 का स्क्वायर कैसे जज करोगे?
75 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 75 का स्क्वायर निकालते हैं 5 पच्चे 25 और साथ में एक जोड़ लेते हैं 8 सते 56। यानी सीधी सीधी सी बात है कि ये 56 25 53 29 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये जो वर्ग होगा वो 75 से कम किसी संख्या का होगा और 75 से वर्ग कम संख्या कौन सी है? 73। तो ये 35/73 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि 14 परिणामों का औसत 33 परिणामों का औसत 20 और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सवाल है, समझ सकते हैं आप कैसे लगाना है आपको। बेहतरीन सवाल है कि 30 कुछ सवाल में है ही नहीं ना, 30 गुणित 20 600 हो गया योग, और 20 गुणित 30 600 हो गया योग, 600 600 टोटल योग 1200 हो गया, और सामान कितना हो गया? 30 20 50 हो गया। तो ये बराबर काट लेंगे तो 24 हो गया। तो नया औसत जो होगा वो 24 होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहा है कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 संख्याएं हैं, सपोज करो A, B और C। कह रहे हैं कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या पहली का 2 गुना और तीसरी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है। अगर ये x है, दूसरी संख्या पहली का 2 गुना है, यानी ये x है तो ये 2x है, और ये क्या है? 2x/3 है। 3 से गुणा कर लीजिए, 3x 6x 2x हो गया, बराबर हो गया मामला। अब 6 3 9 2 11 11x बराबर औसत 44 है तो 44 गुणित 3, 11 चौक 44 4 3 12, x बराबर कितना आ गया? 12। कह रहे हैं पहली और दूसरी संख्या का अंतर x है, x बराबर 12 आप निकाल चुके हो, तो आंसर 12 हो गया। ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।